Hey everyone, welcome to Net Biology. I am Anuja and I am going to discuss some important questions for CSIR Net Life Science examination in the topic Animal Physiology or System Physiology of Animal, 7th यूनिट ऑफ द सिलेबस। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंसुलिन इंक्रीजेस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इन मसल सेल्स बाय। एंड ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2016 में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज ये इंसुलिन के थ्रू इंक्रीज हो रहा है और मसल सेल्स में ग्लूकोज का मूवमेंट हो रहा है। ये किसकी वजह से इंक्रीज होता है? फॉलोइंग ऑप्शंस में से। ऑप्शंस हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स कंटेनिंग एंडोसोम्स इनटू द सेल मेम्ब्रेन, inhibition of the synthesis of mRNA for glucose transporters and dephosphorylation of glucose transporters। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमको बताना है। यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज हुए हैं, उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन है जो सिक्रीट होता है पेनक्रियाज ग्लैंड से और इसका मेन काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस करना। और एक और हार्मोन वहाँ से सिक्रीट होता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ये क्या करता है? ये वापस से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, मतलब अपोजिट काम करता है। ठीक है। और दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, या तो गैस के हो सकते हैं या तो लिक्विड के हो सकते हैं, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना मॉलिक्यूल्स का, ये होता है डिफ्यूजन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या हुआ? जैसे एक दो टाइप के टर्म्स आते हैं, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और एक और चीज़ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जिसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी के अंदर एनर्जी यूज़ की जाती है, एटीपी खर्च होती है, उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव प्रोसेस। और दूसरी होती है पैसिव, जिसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती है। और फिर सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती, मतलब है कि प्रोसेस कौन सी वाली प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस है। ठीक है। और इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में, मतलब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही क्या होगा? डिफ्यूजन होगा सिंपल डिफ्यूजन में। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किस तरीके से होता है? लोअर टू हायर और हायर टू लोअर भी जा सकता है। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। और दूसरा, इसमें एटीपी यूज़ भी हो सकता है और कभी कभी नहीं भी होता है। पर ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जिसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए एटीपी या एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, इस तरीके के डिफ्यूजन को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और फिर क्या है, एक और टर्म है यहाँ पे, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स क्या हुए? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाली जो मटेरियल होंगे, ये एक टाइप की मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो ट्रांसपोर्ट करती है ग्लूकोज को। नाम ही से पता चल रहा है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, मतलब ट्रांसपोर्ट करने वाली एक प्रोटीन ग्लूकोज को। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे हैं? जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की बात करें अगर हम, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना, ये प्रोसेस होती है फॉस्फोराइलेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये जो भी प्रोटीन है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने वाली, उसमें फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने की जो प्रोसेस है, उसके थ्रू ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो पाता है। या ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब है जो उसकी एक्चुअल लोकेशन है वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट करना या लोकेशन का चेंज हो जाना। ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ है, एंडोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड एक सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है। इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए का इनहिबिशन हो जाना सिंथेसिस होने का, ये तो सिंपल सा है। एक और टर्म है यहाँ पे, डीफॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोराइलेशन मतलब जैसे फॉस्फोराइलेशन है उसमें हम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, PO4 को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे, मतलब ऐड करने की जगह हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे। जो फॉस्फेट ग्रुप भी, अगर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के पास कोई फॉस्फेट ग्रुप भी है तो उसको भी उसको डी अटैच कर देंगे, उससे हटा देंगे। तो ये प्रोसेस होती है डीफॉस्फोराइलेशन की। तो इनमें से किसकी वजह से क्या हो पाता है? पूछ रहा है कि इनमें से किसकी वजह से जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ग्लूकोज का मसल सेल्स में, ये किसकी वजह से हो पाता है?
तो पहले यहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स आ रखे हैं। तो मेन मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है मसल सेल्स में या ब्रेन की सेल्स में, जितने भी बॉडी सेल्स में, सबको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है ताकि एटीपी यूज़ हो सके, एटीपी कन्वर्ट हो सके। तो इसलिए जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो सब जगह ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और ग्लूकोज मेनली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही सारी सेल्स में पहुंचती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। जो ग्लूकोज अपटेक है, द ग्लूकोज अपटेक इन मसल अकर्स बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अकर्स बाय ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में भी फोर्थ वाला जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है GLUT4 या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ऐसे टाइप के 1 2 3 4 5 ऐसे टाइप के होते हैं। और ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेल्स में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करते हैं। स्केलेटल मसल्स की बात करें अगर पर्टिकुलरली, तो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 के थ्रू होता है। ठीक है, ग्लूकोज एंटर्स मसल सेल्स वाया ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स विच ट्रांसलोकेट्स फ्रॉम इंटरसेलुलर स्टोरेज डिपोट्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टी ट्यूब्यूल्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है बाय द ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, उनमें फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन या mRNA सिंथेसिस का इनहिबिशन, ये इस तरह की कोई प्रोसेस नहीं होती है, बल्कि ट्रांसलोकेशन होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स का, जिसके थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होती है कहाँ से, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है स्केलेटल मसल्स की, वहाँ तक या टी ट्यूब्यूल्स तक। जो स्केलेटल मसल्स यानी मसल सेल्स क्या है, स्केलेटल मसल्स, तो वहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, वहाँ तक इसका ट्रांसलोकेशन होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी वाला, ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स कंटेनिंग एंडोसोम्स इनटू द सेल मेम्ब्रेन। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। सीरम हैज़ essentially the same composition as plasma except that it lacks। एंड ये क्वेश्चन आ चुका है दिसंबर 2016 में। क्वेश्चन क्या है कि सीरम जो है एक जैसे प्लाज्मा है वैसे ही सीरम भी एक टाइप का फ्लूइड होता है बॉडी का, हैज़ इसेंशियली द सेम कंपोजिशन एज द प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट इज लैक्स। मतलब एक तो प्लाज्मा की तरह इसमें सारे कंपोजिशन होते हैं, लेकिन इसमें क्या कमी होती है, प्लाज्मा में जो कंपोजिशन है उसमें से क्या इसमें नहीं होता है। और ऑप्शंस हैं आपके पास एल्ब्यूमिन, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और हेगमन फैक्टर। तो इनमें से क्या एब्सेंट रहता है? तो पहले ब्लड सीरम की बात कर लेते हैं। ब्लड सीरम इज अ फ्लूइड एंड सल्यूट कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन क्लॉटिंग। तो ऐसा एक सीरम क्या है, ब्लड प्लाज्मा की तरह दिखने वाला एक बॉडी फ्लूइड है। ठीक है, और एक सॉल्यूट कंपोनेंट है जो क्या करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है ब्लड क्लॉटिंग में। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन मिलता है जो कि एक क्लॉटिंग फैक्टर है, और ये क्लॉटिंग में भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, क्लॉटिंग में मेनली ब्लड प्लेटलेट्स पार्टिसिपेट करती है, प्लाज्मा क्योंकि उसके पास फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और जो अदर फैक्टर्स होते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स कैस्केट होता है एक बहुत लंबा ब्लड क्लॉटिंग का, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो उनमें से ये 3 जो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं, स्टुअर्ट पावर फैक्टर भी, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी और हेगमन फैक्टर भी। ठीक है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक 2 टाइप के पाथवेज होते हैं ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में। मेनली द कोअगुलेशन की प्रोसेस अगर हम देखें, हीमेटोस्टेसिस जिसे कहते हैं, ये 3 टाइप से मिलकर बनता है। इसमें एक ब्लड क्लॉटिंग या कोअगुलेशन की प्रोसेस होती है, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स काम करते हैं, और लास्ट में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके और फिर फाइब्रिन का पॉलीमराइजेशन होता है और फिर एक इनसल्यूबल क्लॉट बनता है जिससे जो ब्लड का बहना है वो रुक जाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है। तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स काम करते हैं, उनमें से ये 3 जो हैं ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन की, बचा हमारे पास एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन कंस्टिट्यूट अबाउट हाफ ऑफ द सीरम प्रोटीन। मतलब सीरम में जो एल्ब्यूमिन है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब उसके पास ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स नहीं होंगे। तो ये 3 ऑप्शन जो होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे करेक्ट होंगे, 3 ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हमको अगर ये पूछेगा कि कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं तो हम तीनों ही करेक्ट कर लेंगे। अगर एक कोई पूछेगा तो इनमें से किसी एक को आप चूज़ कर सकते हो, पर एल्ब्यूमिन यहाँ प्रेजेंट होता है। एल्ब्यूमिन अगर हम टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको पूछ रहा है कि सारे कंपोजिशन सेम होते हैं लेकिन इसमें प्रेजेंट कौन सा नहीं होता है इनमें से। और अगर हम एल्ब्यूमिन की बात करें तो एल्ब्यूमिन तो
हाफ ऑफ सीरम, इसका आधा से ज़्यादा एल्ब्यूमिन ही प्रेजेंट होती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है सीरम में। बाकी इसमें ये क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो क्लॉटिंग फैक्टर इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये तीनों तो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। तो इनमें से कोई भी सही हो सकता है। अगर तीनों, अगर एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट ऐसा कुछ पूछ रहा है तो हम तीनों ही ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। अगर केवल एक की बात है तो आप एक की भी टिक कर सकते हो। इनमें से किसी पे हैगमैन में कर सकते हो, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर में कर सकते हो, और स्टुअर्ट पावर फैक्टर में कर सकते हो। ठीक है, तो इसके 3 आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन स्लिट्स आर फॉर्म्ड बाय, इनमें से किसके थ्रू फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनते हैं? और ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2017 में। ऑप्शंस हैं आपके पास: पोडोसाइट्स, एंडोथीलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी, मेसेंजियल सेल्स एंड लेसिस सेल्स। इनमें से किसके थ्रू फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनते हैं? तो पोडोसाइट्स की हमने बात की थी, बाउमेंस कैप्सूल की जो लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। एंडोथीलियल लेयर, कैपिलरीज, कैपिलरी यहाँ पे कौन है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की, कैपिलरीज की आउटर मोस्ट लेयर, उसके बाद एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है। एंडोथीलियल लेयर इज द, ये किसकी है? ग्लोमेरुलस की। उसके बाद मेसेंजियल सेल्स ग्लोमेरुलर के इनसाइड में मिलती है। इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो कैपिलरी ल्यूमन है या जो ग्लोमेरुलस का ल्यूमन है वो क्या होता है, उसका साइज जो होता है, इसका डायामीटर जो होता है रेगुलेट होता है। और लेसिस सेल्स एक टाइप की ग्लोमेरुलर सेल्स हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन स्लिट्स क्या हुए? फिल्ट्रेशन स्लिट्स एक टाइप के स्पेस होते हैं, आप इनको बोल सकते हो कुछ जैसे सीव होते हैं उसमें कुछ पोर्स टाइप के रहते हैं, तो वैसे बीच में क्या होता है, एक स्पेस टाइप का रहता है। जो क्या होता है, किसके बीच में है? पेडिसल्स ऑन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर से जो एक पेडिसल्स हैं, पेडिसल्स एक टाइप का क्या है, एक टाइप के एक्सटेंशंस टाइप का है, किसके? पोडोसाइट्स के। पेडिसल्स एक फूड प्रोसेसेस टाइप का है। और पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स में भी पोडो का मीन्स होता है लेग। ठीक है, तो जो पोडोसाइट्स हैं ये इनके ही जो लॉन्ग एक्सटेंशंस हैं उनको हम पेडिसल्स बोलते हैं। ठीक है, और इनके बीच का जो स्पेस होता है इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। और यहाँ पे से क्या होता है मेनली, यहाँ से जितने भी सॉल्यूट्स हैं या जितने भी ग्लूकोज, जितना भी हमने फिल्ट्रेशन, जो भी फिल्ट्रेशन होगा यूरिया वगैरह का, तो यहाँ से फिल्ट्रेशन हो पाएगा। ठीक है, प्रोटीन्स अगर कुछ फिल्ट्रेट होके आ रही हैं, कुछ साइज़ में छोटी प्रोटीन्स है, वाटर है, या जो भी फिल्ट्रेट होके ग्लोमेरुलस से बर्मन्स कैप्सूल में आएगा, वो सारा यहाँ से फिल्ट्रेट होता है इस फिल्ट्रेशन स्लिट से। इसलिए इसका नाम क्या है? फिल्ट्रेशन स्लिट। तो ये किसकी वजह से बन रहे हैं? पोडोसाइट्स के लॉन्ग एक्सटेंशंस या फूड प्रोसेसेस, जिन्हें हम पेडिसल्स कह रहे हैं, उनके बीच का स्पेस है। ठीक है, द फूड प्रोसेसेस पेडिसल्स एक्सटेंड फ्रॉम द पोडोसाइट्स, रैप देमसेल्स अराउंड द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस टू फॉर्म अ फिल्ट्रेशन स्लिट्स। और ये कैसे करके फॉर्म होते हैं? क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ग्लोमेरुलस की है उसी के आगे से, उसी के पास में ही ये स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ग्लोमेरुलस और जो बाउमेंस कैप्सूल है वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो जो पोडोसाइट्स हैं जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे है बाउमेंस कैप्सूल के, उनके ही जो लॉन्ग एक्सटेंशन है जिन्हें हम पेडिसल्स कह रहे हैं, ये क्या करते हैं? रैप करते हैं अपने आप को अराउंड द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, और ये इसके बीच में जो स्पेस बच जाता है, इन स्पेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स, जहाँ से फिल्ट्रेट जो होने वाला है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो आने वाला है, वो फिल्टर होके बर्मन्स कैप्सूल में आता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? पोडोसाइट्स, क्योंकि पेडिसल्स जो स्पेस है फिल्ट्रेशन स्लिट्स बना रहे हैं, ये पोडोसाइट्स के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? पोडोसाइट्स वाला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मिलेनोप्सिन इज फाउंड इन विच सेल इन द रेटिना? रेटिना में मिलेनोप्सिन कहाँ प्रेजेंट होती है या किस सेल में प्रेजेंट होती है? रेटिनल रेटिनल या जो रेटिना में पाई जाने वाली सेल्स हैं इनमें से कहाँ मिलेनोप्सिन प्रेजेंट है? और ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2018 में। ठीक है, और ऑप्शंस हैं कोन सेल्स, रॉड सेल्स, गैंग्लियन सेल्स और बाइपोलर सेल्स। इनमें से कहाँ प्रेजेंट होती है? तो अगर हम एक आई का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, और जिसमें रेटिना जो है वो पोस्टीरियर पोर्शन है। अगर कुछ आई हम बनाएं, इतना करेक्टली तो नहीं बन रहा है लेकिन, और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे लेंसेस का है, जो जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है वो पोर्शन होता है रेटिना, ये पोस्टीरियर वाला।
और यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होती हैं, नर्व सेल्स, जो कहाँ तक इस इंफॉर्मेशन को लेके जाती है, ब्रेन तक। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ जो पोस्टीरियर पोर्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, रेटिना, इसमें जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगी उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और उन सेल्स में प्रेजेंट होगा मेलानोप्सिन। तो रेटिना वाला जो पोर्शन है उसमें अप्रॉक्स 5 टाइप की सेल्स मिलती हैं, जिनमें से फर्स्ट वन इज फोटो रिसेप्टर सेल्स, सेकेंड वन इज गैंग्लियन सेल्स, थर्ड वन इज बाइपोलर सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स एंड एमाक्राइन सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 टाइप की होती है, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। कोन सेल्स का मेन काम होता है डे लाइट विजन को इसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि फोटो रिसेप्टर है मतलब लाइट को रिसेप्ट या एक्सेप्ट करने वाली सेल्स होंगी। तो जो डे लाइट में काम करती हैं, या डे लाइट में या ज़्यादा लाइट की, जिस समय लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है उस टाइम पे जो सेल्स रिसेप्ट करती है, एक्सेप्ट करती है लाइट को, वो होती है कोन सेल्स। और नाइट विजन में या जो लो टाइप का, लो लाइट, जिस समय कम लाइट होती है उसको रिसेप्ट करने वाली सेल्स होती हैं रॉड सेल्स, ये होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स। ऐसे ही बाइपोलर सेल्स होती है, एमाक्राइन सेल्स होती है, हॉरिजॉन्टल सेल्स होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो भी रिसेप्ट किया है फोटो रिसेप्टर सेल्स में, उसको कहाँ तक लेके जाती है, गैंग्लियोनिक सेल्स। लास्ट वाली है गैंग्लियोनिक सेल्स। गैंग्लियोनिक सेल्स यहाँ तक, इनके बीच में से इनका काम मेनली यही होता है कि ये इसको यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ तक पहुँचा सके, लाइट की या जो भी इमेज फॉर्म हो रही है उसकी। और गैंग्लियोनिक सेल्स, गैंग्लियन का मेन मतलब होता है न्यूरॉन्स का बंच, या बहुत सारे न्यूरॉन्स जहाँ पे इकट्ठा हो, उसको कहते हैं गैंग्लियन। तो गैंग्लियन मेनली क्या कंसिस्ट करते हैं, न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स का मेन काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को सीएनएस तक पहुँचाना। और यहाँ पे भी यही काम करते हैं, ये ब्रेन तक लेके जाती है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ तक इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम करती है न्यूरॉन्स। मतलब कौन सी सेल, गैंग्लियोनिक सेल्स ऑफ रेटिना। तो मिलेनोप्सिन कहाँ प्रेजेंट होगा, ये बात हो रही है। मिलेनोप्सिन इज अ फोटो पिगमेंट। मिलेनोप्सिन की बात करें तो ये एक फोटो पिगमेंट है और एक लाइट सेंसिटिव रेटिनल प्रोटीन है। मेनली एक प्रोटीन है जो क्या काम करती है, इट एब्जॉर्ब्स लाइट एंड ट्रिगर्स केमिकल कैस्केड विच सिग्नल्स द ब्रेन अबाउट द एक्सटर्नल लाइट लेवल। इसका काम भी क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है, लाइट लेवल है, इसको एक्सेप्ट करके कहाँ लेके जाना, इसको एब्जॉर्ब भी करना, और दूसरा इंफॉर्मेशन को कहाँ तक लेके जाना, ब्रेन तक। मेनली तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी, इसका अगर ये फंक्शन है कि एक्सटर्नल लाइट की इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचाने का, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी, उन सेल्स में प्रेजेंट होगी जो ब्रेन तक कांटेक्ट कर रहे हैं, मतलब गैंग्लियोनिक सेल्स जिनके पास न्यूरॉन्स हैं। इन ह्यूमंस मेलानोप्सिन इज फाउंड इन फोटोसेंसिटिव रेटिनल गैंग्लियन सेल्स, जिसको इस तरीके से IPRGCS इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। उन सेल्स में प्रेजेंट होगी जिनका नाम क्या है, गैंग्लियन सेल्स, रेटिनल गैंग्लियन सेल्स, जो एक फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं। और मेलानोप्सिन भी एक फोटो मतलब लाइट, हाँ, लाइट सेंसिटिव या फोटो सेंसिटिव रेटिनल रेटिनल प्रोटीन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला, गैंग्लियन सेल्स। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, आगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, बाय, थैंक यू सो मच।